हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत में केंद्रीय मंत्री परिषद टॉपिक से संबंधित 35 एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्जाम्स हो रहे हैं और इन सारे एग्जाम्स में इंडियन पॉलिटी से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोट पैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को आप उसमें लिखते जाएं। और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, आप इसके आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। दोस्तों, यह 35 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन इसके अगर देखा जाए तो आपको 100 क्वेश्चन से ऊपर क्वेश्चंस बनने की इसमें संभावना है, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कशन के माध्यम से उसमें पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं। जो भी छोटे छोटे क्वेश्चंस बनने वाले थे उन सभी को मैं डिस्कशन के माध्यम से उसे मैं पूरा करा रहा हूं। तो इससे आपको यह पता चल सकता है कि आपको 35 क्वेश्चंस नहीं बल्कि आपको 100 से ऊपर क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो आप ऑप्शन देखेंगे कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता है। ऑप्शन बी है कि वह संसद के प्रति उत्तरदायित्व नहीं है। सी है कि वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता है। और डी में है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। तो आपको इनमें सही आंसर बताना है कि कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में अगर बातें की जाए तो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं और मंत्रिपरिषद का एक वास्तविक नेता होते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 की 1 में स्पष्ट उल्लेख है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे गए, यहाँ से क्वेश्चंस आपको बनते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी छोटे छोटे तमाम क्वेश्चंस होंगे उसे मैं डिस्कशन के माध्यम से पूरा कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन भी बन रहा है अनुच्छेद 74, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे लिखा गया कि राष्ट्रपति अनिवार्यतः ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्ति करता है जो उस दल का नेता है जिसका लोकसभा में बहुमत है, या ऐसा व्यक्ति जो अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त कर लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त कर सकेगा। ठीक है, तमाम आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों, आगे देख सकते हैं कि अन्य सभी मंत्री जो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के सलाह पर नियुक्ति किए जाते हैं और अनुच्छेद 75 के 3 के तहत मंत्रिपरिषद यानी कि प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के प्रत्येक सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होते हैं। ठीक है, तमाम बातें को आपको ध्यान रखना। अनुच्छेद 75 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आगे देख सकते लिखा हुआ है, ठीक है, प्रधानमंत्री व्यवहार में राष्ट्रपति के माध्यम से किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। ठीक है, और व्यवहार में प्रधानमंत्री जो मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। ठीक है, तो ये तमाम फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे प्रश्न आपके छिपे हुए हैं। ठीक है, तो इसे आपको समझने का प्रयास करना है और इसे याद रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान दायित्व का है। ठीक है, देख सकते हैं कि अनुच्छेद 78 में क्या बातें कही गई, उसको आपको देखना है। तो ऑप्शन है कि लोकसभा अध्यक्ष के प्रति, या फिर लोकसभा या राज्यसभा के सभापति, या फिर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, या प्रधानमंत्री। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 का जो है इसमें प्रावधान किसके दायित्व का है, तो प्रधानमंत्री के उनके दायित्व का इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से तो देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के दायित्व का प्रावधान है यानी कि कार्य है, और जिसके तहत प्रधानमंत्री यह अपना कर्तव्य होगा कि वह, ऑप्शन देख सकते हैं लिखा गया है क में, कि संघ के कार्य जो कलाप में प्रशासन संबंधी और विधान विषय प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को सूचित करे। ठीक है, देख सकते हैं उसका जो कार्य की बातें बताई जा रही है प्रधानमंत्री के। उसके बाद खम लिखा है कि संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषय प्रस्थापना संबंधी जानकारी राष्ट्रपति मांगे तो वह दे। ठीक है, देख सकते हैं। ठीक है, बातें बताई जा रही हैं। उसके बाद आगे देख सकते हैं इसमें बातें कही गई कि किसी भी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया हो किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया हो, राष्ट्रपति के द्वारा अपेक्षा की जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। ठीक है, तो तमाम बातें जो है 78 में जो प्रधानमंत्री के उनके दायित्व के बारे में बताई गई है। ठीक है, कि उनके क्या क्या दायित्व है, क्या क्या कर्तव्य हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं।
तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट का तात्पर्य, ठीक है, कैबिनेट का क्या तात्पर्य देख सकते हैं। तो ऑप्शन है कि शासन के सभी मंत्रीगण, या कैबिनेट स्तर के मंत्री, या अपने सचिव के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री, या फिर राज्य मंत्रीगण। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों कैबिनेट का जो तात्पर्य होता है कि इसमें क्या होते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, ठीक है, कैबिनेट में। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कैबिनेट या फिर मंत्रिमंडल, ठीक है, को भी बोल सकते हैं, ठीक है। कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की एक परिषद होती है, यानी काउंसिल होती है, जिसमें देख सकते हैं, ठीक है, कि जबकि मंत्री परिषद में क्या होता है, प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट स्तर के मंत्री सहित राज्य एवं उप मंत्री भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों कैबिनेट मंत्रिमंडल एक अलग हो गया और मंत्रिपरिषद एक अलग हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैबिनेट या मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के उनके मंत्री होते हैं, ठीक है। और जबकि मंत्रिपरिषद में क्या होते हैं, प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट के स्तर के मंत्री तो होते हैं, लेकिन उनके साथ साथ जो होते हैं राज्य एवं उप देखिए मंत्री भी होते हैं। खैर उप मंत्री तो अभी नहीं होते हैं, लेकिन राज्य मंत्री होते हैं, इसमें शामिल होते हैं। उसके बाद देख सकते हैं कि मंत्रिमंडल का उल्लेख अनुच्छेद 352 में जो किया गया है, जो कि 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे लाया गया था, ठीक है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखनी है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ, ठीक है, वह है, ठीक है, देख सकते हैं ऑप्शन एक अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 76 में। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों जस्ट अभी हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चन में देखे थे कि संविधान में मंत्री जो मंडल शब्द का जो एक ही बार प्रयोग हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो 352 हुआ था, ठीक है, जो कि 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इससे लाया गया था, जोड़ा गया था। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों देश के संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है, और इनके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकता है जब संघ का जो मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से ऐसा संसूचित करे, ठीक है, जब सूचित कर देगा लिखित रूप से, तो तभी वो राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा करेगा। आगे देख सकते हैं कि 44वें संविधान संशोधन 1978 से संबंधित है, ठीक है, क्योंकि उसको जोड़ा गया था 352 को, ठीक है। देख सकते हैं ज्ञातव्य है कि अनुच्छेद 352 के 3 में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख 2 बार हुआ है, ठीक है। तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखनी है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो कथन एक में बातें कही कि राष्ट्रपति जो भारत सरकार के कार्य अधिक जो कि सुविधापूर्वक किए जाने के लिए अपने मंत्रियों में उक्त कार्य आवंटन के लिए नियम बनाएगा, यानी राष्ट्रपति के बारे में बता रहा है, कोई नियम बनाने की बात है किसको, राष्ट्रपति बनाएगा। उसके बाद 2 में लिखा गया कि भारत सरकार के समस्त कार्यपालक कार्रवाइयाँ प्रधानमंत्री के नाम से की जाएगी, ठीक है। तो आपको सही आंसर बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर बातें हो रही है कि अगर ऑप्शन ए की बात करें तो लिखा गया है कि राष्ट्रपति जो है भारत सरकार के कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए मंत्री और उक्त कार्य आवंटन के लिए नियम बनाएंगे। बिल्कुल बात सही है, जो भी अगर नियम बनाएंगे तो राष्ट्रपति के द्वारा ही बनाया जाता है। जबकि ऑप्शन 2 में बातें कही जा रही है कि भारत सरकार के समस्त कार्यपालक कार्रवाइयाँ प्रधानमंत्री के नाम से की हुई जाएगी। नहीं, एक जब भी होता है तो राष्ट्रपति के नाम से होता है, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार से ऑप्शन केवल सही है, इस आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77 के 1 के अनुसार भारत सरकार के समस्त कार्यपालक का जो कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से हुई कही जाएगी, ठीक है, तमाम देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि 77 की 3 बातें कही गई है कि राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्य आवंटन के लिए नियम बनाएंगे, ठीक है। देख सकते हैं कि दोनों बातें यहाँ पर सही है, एक 77 की 1 में बातें बताई गई है और एक 77 के 3 बातें बताई गई, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उस सदन के सदस्य है तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, वे केवल उस सदन में वक्तव्य दे सकते हैं, या फिर डी में है कि उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के 6 माह के अंदर में निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात है कि भारत के प्रधानमंत्री
जब संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के सदस्य हैं तो वो क्या करना होगा, वे ऑप्शन ए की बात करें तो वे विश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य जो किसी भी सदन का सदस्य है वह बोल सकता है, मतदान कर सकता है, किंतु वह जिस सदन का सदस्य नहीं है वहाँ तो बोल सकता है किंतु मतदान में भाग नहीं ले सकता। ठीक है, यानी कि जो लोकसभा में बोलेगा, लेकिन राज्यसभा में वो क्या कर सकता है, बोल तो सकता है किंतु मतदान में भाग नहीं ले सकता है। ठीक है, तो देख सकते हैं अब विश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में लोकसभा के विश्वास के निर्धारण हेतु लोकसभा में ही इसे लाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उस सदन के सदस्य है तो अब विश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपना वोट नहीं दे सकता है। ठीक है, आगे लिखा गया यदि अब विश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा। ठीक है, तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखनी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान जो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति एवं पदयुक्ति को विवेचित करता है। ठीक है, देख सकते हैं ऑप्शन अनुच्छेद 70 है, अनुच्छेद 72 है, अनुच्छेद 74 है, अनुच्छेद 75 है। तो आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है, कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदयुक्ति के लिए यहाँ पर विवेचित की गई है। ठीक है, 23 अनुच्छेद में बताए गए हैं, तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद अगर 75 की बात की जाए तो अनुच्छेद 75 में जो है यह प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदयुक्ति को विवेचित इसमें करता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में बातें बताई गई है कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदयुक्ति की विवेचित करता है। ठीक है, और अनुच्छेद 75 के 1 में अगर बात करें हम तो देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर अनुच्छेद है, इसको आपको ध्यान में रखनी है। इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि मैं आपको 35 क्वेश्चन ही कराऊंगा, लेकिन 35 क्वेश्चन आपके 100+ क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कशन के माध्यम से बन जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस को डिस्कशन के माध्यम से भी बहुत सारे आपको कराने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 75 के 1 याद रखना है, 75 याद रखना है। ठीक है, और 75 के 2 देख सकते हैं कि इसमें बताया गया कि मंत्री जो राष्ट्रपति के पश्चात पर्याप्त पद धारण रखेंगे। ठीक है, यानी कि मंत्री जो भी होंगे, जो भी राष्ट्रपति इनको नियुक्ति कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति के प्रति जो है पश्चात पर्याप्त वो पद धारण करेंगे जब तक राष्ट्रपति उसको हटाएगा नहीं तब तक। ठीक है, तो ये तमाम जो अनुच्छेद हैं आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के विषय में के समय में बातें बताई जा रही। ठीक है, कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय में ऑप्शन ए की बात करें हम तो जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, देख सकते हैं बी में लिखा गया कि जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा के सदस्य होना चाहिए। ठीक है, हो जाना चाहिए। सी में लिखा गया कि दोनों संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए, और डी में लिखा गया है कि आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ बातें हो रही कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय में देख सकते हैं अगर ऑप्शंस अगर ए की हम बात करें हम तो इसमें बातें कही जा रही कि जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, लेकिन परंतु बातें हो रही है कि परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ये प्रधानमंत्री के विषय में बातें बताई जा रही है। ठीक है, तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्ति किया जाता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के द्वारा अपने नेता चुना जाता है। ठीक है, देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नियुक्ति के समय में किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, किंतु 75 के 5 में अनुच्छेद 75 के 5 में प्रावधान के तहत प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति किए जाने के 6 माह के अंदर भीतर उसे किसी भी सदन यानी कि लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बन जाना आवश्यक होगा। ठीक है, अन्यथा 6 माह के बाद वो अपने पद पर नहीं बन पाएगा। नहीं कि तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट बताए गए हैं। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए
दोस्तों देख सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन देख सकते हैं 21 वर्ष है, 25 वर्ष है, 30 वर्ष है और 35 वर्ष है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात है कि भारत के प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम जो आयु है कितना है, तो 25 वर्ष है। कितना है, तो 25 वर्ष है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से इसे देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के संविधान के अनुच्छेद 75 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद एक वह व्यक्ति संसद का सदस्य यानी कि लोकसभा राज्यसभा में होना अनिवार्य है, अन्यथा आप देख सकते हैं कि 6 माह के भीतर उसे संसद का सदस्य होना अनिवार्य होगा। ठीक है, सारी बातें प्रधानमंत्री के बारे बताई जा रही है। आगे देख सकते लोकसभा के सदस्य के लिए कम से कम जो है 25 वर्ष की आयु अथवा राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अतः प्रधानमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु कितना, तब 25 वर्ष यानी कि लोकसभा के सदस्य। तो ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, जो काफ़ी आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें बताई गई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने छोटे छोटे क्वेश्चंस को एक मिलाने का मैं प्रयास किया हूँ। ठीक है, जो आपकी डिस्कशन के माध्यम से वो भी कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं। दोस्तों यहाँ पर भारत के संसद के संबंध में बातें कही जा रही। ठीक है, देख सकते हैं कि इसको सही नहीं है। तो ऑप्शन एक है कि संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार के प्रावधान। ऑप्शन बी में है कि संसद का सर्वप्रमुख कार्य और मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। या सी में है कि मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। या मंत्रिमंडल के लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्रस्ताव रहना चाहिए। ठीक है, तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर ऑप्शन सी की बात करें हम, तो ऑप्शन सी में बातें कही जा रही है कि मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन का तक सीमित है। इस बात को यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यह सही नहीं है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं कि ऑप्शन अगर ए की बात करें हम, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर सही बातें बताई गई है, इसे आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि मंत्रिमंडल का सदस्य निम्न सदन यानी कि लोकसभा के साथ साथ उच्च सदन राज्यसभा का भी हो सकता है। देख सकते हैं जो मंत्रिमंडल सबसे बातें हो रही। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ तक कि संसद के दोनों सदनों के बाहर का व्यक्ति भी मंत्रिमंडल का सदस्य हो सकता है। ठीक है, देख सकते हैं परंतु उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी सदन का सदस्य बनना उसे होगा। ठीक है, तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही है। ठीक है, तो भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही है। तो ऑप्शन है कि मंत्रिमंडल है, राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा है, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बातें हो रही कि भारत के जो प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही है, तो आप देख सकते हैं ठीक है, लोकसभा के प्रति जवाबदेही है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 के तहत मंत्री जो परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व हैं। आप देख सकते हैं चूंकि मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, देख सकते हैं अतः प्रधानमंत्री का भी लोकसभा के प्रति जवाबदेही होता है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट बताए गए हैं, इसे आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से से उत्तरदायित्व होती है। ठीक है, देख सकते हैं लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत में और अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार या 74 के 3 के अनुसार। तो आपको इन सही बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बातें करें हम, ठीक है, तो देख सकते हैं कि मंत्रिपरिषद जो सामूहिक रूप से देख सकते हैं कि अगर हम ऑप्शन से अगर ए की बात करें लोकसभा के प्रति, तो उत्तरदायित्व है ही, और एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत भी है। और उसके बाद अगर देख सकते हैं तो अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार भी इसको दायित्व दिया गया। ठीक है, तो ये तमाम 1, 2, 3 ऑप्शंस को आपको ध्यान में रखनी है, जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको किसी चीज़ को रट जाना। ठीक है, तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं इसे। तो आइए दोस्तों, देश के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है, और यह एक संवैधानिक बाध्यता है। और 75 के 3 के संविधान में इस बात को नहीं बताया गया, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए
दोस्तों देख सकते हैं कि संघीय मंत्री परिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति, लोकसभा के प्रति। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात करें संघीय जो मंत्री परिषद के जो मंत्री होते हैं सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए, तो देश अनुच्छेद 75 के 2 के अनुसार संघीय मंत्री परिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त पद पर धारण किए रहते हैं। ठीक है, देख सकते हैं। और 75 के 3 बातें कही कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों तमाम बातें आपको ध्यान में रखनी है जो आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 75 के 2 भी याद रखना है जो कि संघीय जो मंत्री परिषद होते हैं जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त पद धारण रखते हैं, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वो पद पर रहते हैं। ठीक है, और 75 के 3 बातें कही गई कि पर मंत्री परिषद जो होता है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि अपना त्याग पत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने पद त्याग पत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, फिर से पढ़ते हैं कि अपना त्याग पत्र देने के बाद, ठीक है, अपना त्याग पत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्याग पत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री की, स्पीकर की, राष्ट्रपति की या सर्वोच्च न्यायालय की। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ जब बातें हो रही है कि अपना त्याग पत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्याग पत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत रूप से वक्तव्य देने के लिए इसकी स्पीकर यानी कि जो स्पीकर हैं इसकी जो अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देश के लोकसभा की प्रक्रिया एवं संचालन संबंधी नियम 199 नियम के अंतर्गत मंत्री को अपने त्याग पत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए स्पीकर यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष की अनुमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यदि मंत्री वक्तव्य नहीं देना चाहता है तो स्पीकर के द्वारा उसको अपने त्याग पत्र के विषय में बोलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, और देख सकते हैं कि यह मंत्री की अपनी स्वतंत्र इच्छा पर होती है। ठीक है, तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, जो लोकसभा के स्पीकर के बारे में यहाँ पर बातें बताई जा रही है। ठीक है, और एक मंत्री के विषय में। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि मंत्री परिषद के विरुद्ध यानी कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। यानी कि मंत्री परिषद के विरुद्ध यानी कि जो मंत्री परिषद है उनके विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव अगर लाया जाए तो उनमें लोकसभा में कितने सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन है कि 30 सदस्यों की संख्या, 50 सदस्यों की संख्या, 40 या फिर 60 सदस्यों की संख्या। तो आप इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ जो बातें हो रही थी कि मंत्री परिषद के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में कितने, तो 50 सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देश के लोकसभा के प्रक्रिया और संचालन संबंधी जो नियम 198 के तहत मंत्री परिषद के विरुद्ध यानी कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम जो है 50 सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला है कि भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। और बी में लिखा दूसरा में बताया गया कि अविश्वास प्रस्ताव के लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको सही उत्तर बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए दोस्तों अगर बातें किया जाए तो भारत में देखा जाए तो अगर ऑप्शन ए की बातें हो रही है कि भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है और अविश्वास प्रस्ताव के लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दोनों बातें यहाँ पर बिल्कुल सही बातें बताई जा रही। ठीक है, इससे आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होगी। देख सकते हैं अतः अविश्वास प्रस्ताव यानी कि मोशन ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। इसके साथ ही भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर बात को ध्यान में रखनी है। ठीक है, और इसमें आगे लिखी गई हैं और भी देख सकते हैं बातें बताई गई हैं कि अनुच्छेद 118 के 1 के अनुसार संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कर्तव्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। ठीक है, देख सकते हैं कि अतः लोकसभा
ने अपने नियम 198 मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के लिए नियम बनाएगा। आगे देख सकते हैं इस प्रकार अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख संविधान में ना होकर जो कि लोकसभा के नियम 198 में इससे की गई। ठीक है, तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखनी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्याग पत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है। तो ऑप्शन है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनाए तक उन्हें अब बने रहने के लिए कहेंगे, या वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाए, या फिर डी बताएगा अब 10 मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वहन करेगी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्थिति सही नहीं है। तो देखिए दोस्तों अगर ऑप्शन ए की बात करें हम तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, ऐसे बात बिल्कुल स्थिति सही नहीं है, इस बात को आपको ध्यान में रखेंगे। देखिए दोस्तों केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्याग पत्र देने के उपरांत इसकी एक स्थिति यह है कि ऑप्शन बी की बात करें हम तो राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें अपने पद पर बने रहने के लिए कहेगा, बिल्कुल सही बातें हैं। और अगर ऑप्शन सी में बातें कही कि वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाए, बिल्कुल सही बातें बताई गई है। ठीक है, उसी प्रकार से ऑप्शन डी की बातें कही जाए तो अपदस्थ जो मंत्रिपरिषद जो त्याग पत्र दे रहा है अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वहन करेगी, बिल्कुल तीनों बातें यहाँ पर सही बातें कही जा रही हैं, जबकि ए की बातें यहाँ पर बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए तो दोस्तों देख सकते हैं उसी बातों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। इसको ध्यान रखिए दोस्तों 356 अनुच्छेद को। ठीक है, उसके बाद है कि भारतीय संविधान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्याग पत्र देने की स्थिति में केंद्र में राष्ट्रपति शासन लागू होने की कोई व्यवस्था नहीं है, और वैकल्पिक व्यवस्था की बात की जाए तो नई सरकार के गठन होने तक वह मंत्रिपरिषद कार्य करती है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते कि प्रदेश का वह कौन सा नेता नेहरू के कैबिनेट में अपने पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बना। ठीक है, देख सकते हैं ऑप्शन है प्रकाश चंद्र सेठी हैं, रवि शंकर शुक्ला हैं, और कैलाश नाथ काटजू हैं, या फिर द्वारका नाथ मिश्रा हैं। तो आप इस आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ कैलाश नाथ काटजू की बात करें हम तो वह नेता जो कि नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री बने और बाद में देश के रक्षा मंत्री बने थे। ठीक है, तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते कैलाश नाथ काटजू की बात करें हम तो नेहरू की कैबिनेट में 1951 विधि मंत्री के रूप में शामिल हुए थे और इसी वर्ष में उन्हें तीसरे गृह मंत्री बने थे। ठीक है, देश से 1955 में उन्हें रक्षा मंत्री का पदभार सौंपा गया था और 57 से लेकर 62 के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। कौन? कैलाश नाथ काटजू की बातें हो रही। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बातें हो रही। ठीक है, कि निम्नलिखित में से किसका यानी किनको लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 के पोर्टफोलियो उनकी अंतरिम सरकार 1946 में पोर्टफोलियो से भिन्न है। ठीक है, तो देख सकते हैं जगजीवन राम है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, CH भाभा है, सरदार वल्लभ पटेल है। ठीक है, तो आप इसको ऑप्शंस देख सकते हैं कि ए में बताया गया कि 1 और 2 सही है, या फिर 2 में बताया गया कि 2 और 3 और 4 सही है, और सी में बताया गया कि 1 और 3 सही है, या फिर डी में बताया गया 3 सही है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ जो बातें हो रही। ठीक है, कि कहा जा रहा है कि किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल का पोर्टफोलियो उनकी अंतरिम सरकार के पोर्टफोलियो से भिन्न है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जो बातें हो रही है कि CH भाभा का। ठीक है, CH भाभा के पोर्टफोलियो यहाँ पर बिल्कुल भिन्न है, इसे आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम जो मंत्रिमंडल 1947 से पोर्टफोलियो इस प्रकार थे। देख सकते हैं कि जगजीवन राम का संबंध जो कि श्रम मंत्री से थे। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देख सकते खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, और CH भाभा जो कि वाणिज्यिक मंत्री थे, और सरदार वल्लभ जो सिंह जो रक्षा मंत्री थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इन व्यक्तियों को पुनः गठित अंतरिम सरकार 1947 से पोर्टफोलियो इस प्रकार था। ठीक है, तो देख सकते हैं वही बातें बताई जगजीवन राम हो गया, श्रम हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि हो गया, और SC भाभा जो कि देख सकते हैं कि खान विद्युत और कार्य
और सरदार वल्लभ पटेल जो रक्षा मंत्री थे। ठीक है, तमाम बातें उसकी यहाँ पर बताई गई है, इसे आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, अगर 20 नंबर क्वेश्चन दे सके, निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे। ठीक है, तो ऑप्शन 1 देवगौड़ा थे, आई के गुजराल थे, चंद्रशेखर थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही चंद्रशेखर की। ठीक है, चंद्रशेखर की बातें जो अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि देवगौड़ा हो गए हैं और आई के गुजराल एवं डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य नहीं बल्कि किसके, तो राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है, राज्यसभा से ये प्रधानमंत्री के मध्यकाल में आए थे। ठीक है, ध्यान रखिए। जबकि चंद्रशेखर की बात करें तो 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991 के मध्य भारत के प्रधानमंत्री थे और इस दौरान बलिया जो लोकसभा जो निर्वाचन क्षेत्र के सांसद थे। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए। ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन कि भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए। ठीक है, तो ऑप्शन है कि अटल बिहारी वाजपेयी, बीपी सिंह, चंद्रशेखर, चौधरी चरण सिंह। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर चौधरी चरण सिंह की बात करें तो वे अपने प्रधानमंत्रियों के अगर कार्यकाल की बात की जाए तो संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए थे। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि चौधरी चरण सिंह की बात करें हम तो 28 जुलाई से लेकर 1979 से लेकर 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे और उनके कार्यकाल के दौरान लोकसभा की बैठक ही नहीं हुई। ठीक है, और आगे देख सकते हैं कि लोकसभा के निर्धारित बैठकों में से एक दिन पूर्व ही कांग्रेस के द्वारा समर्थन वापसी के कारण से चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। ठीक है, तो आर्थिक नीति की घोषित की गई है किस प्रधानमंत्री के द्वारा। देखते हैं, एलपीजी की बातें हो रही हैं तो राजीव गांधी के द्वारा, विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा, नरसिम्हा राव के द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही है कि नरसिम्हा राव के द्वारा जो है जो कि उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से इसे देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि 24 जुलाई 1991 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने नई उद्घोषणा नीति की घोषणा की। ठीक है, और इनके द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों में उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण और बाजार की नीति की अपनाई गई थी। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि मनमोहन सिंह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन है कि भारत के पूर्व वित्त मंत्री थे, उसके बाद भारत के रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रहे। ठीक है, और वित्त मंत्री के पूर्व अध्यक्ष थे और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि थे। ठीक है, आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर हम वित्त मंत्री के पूर्व अध्यक्ष की बातें किया जाए तो इनके बारे में ये बिल्कुल बातें गलत है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं कि भारत के पूर्व वित्त मंत्री रहे, बिल्कुल सही है, और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रहे, बिल्कुल सही है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि रहे, भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इससे आपको ध्यान में रखनी है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और थोड़ा डिस्कशन के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, रिजर्व बैंक के जो पूर्व गवर्नर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि रह चुके हैं, परंतु वे वित्त मंत्री के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, कि ऑप्शन है कि पंजाब से लोकसभा के सदस्य हैं, पंजाब से लोकसभा के सदस्य हैं। ठीक है, या राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य हैं, या फिर असम से राज्यसभा के सदस्य हैं। ठीक है दोस्तों, अभी तो हमारे जो प्रधानमंत्री ये तो नहीं है, लेकिन फिर भी इनके जो इम्पोर्टेंट इनसे जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं इसे हम लोग ध्यान में रखेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं, आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन डी की बात करें हम तो
असम से राज्यसभा के सदस्य थे, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और तो चलिए और नेक्स्ट इसकी डिस्कशन के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए, तो देख सकते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह देख सकते हैं कि 2004 से लेकर 14 तक जो भारत के प्रधानमंत्री पद पर हैं और वे असम राज्य से सर्वप्रथम 1991 में राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे, ठीक है। और देख सकते इसके पश्चात लगातार असम से 1996, 2001, 2007 तक जो 13 में राज्यसभा के सदस्य बने रहे। और देख सकते हैं कि 2019 से जो राजस्थान के राज्यसभा के सदस्य भी रहे, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं उप प्रधानमंत्री पद का सृजन, ठीक है। ऑप्शन दे सकते हैं कि मूल संविधान के अंतर्गत हुआ है या संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है या 24वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है या 50वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर ऑप्शन बातें किया जाए तो बी की तो जो उप प्रधानमंत्री का जो सृजन हुआ पद का तो संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं उप प्रधानमंत्री पद का जो उल्लेख संविधान में नहीं है तथा राजनीतिक व्यवधाताओं के कारण संविधान के प्रावधानों से हटकर इस पद का सृजन किया गया है, जो कि पूर्णतः गैर संवैधानिक पद है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बातें हो रही, ठीक है। तो अगर ऑप्शन एक की बात की जाए तो भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में नहीं थे और 2 में लिखा गया प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ सही उत्तर बताना है कौन सा सही है। तो दोस्तों देख सकते हैं बातें हो रही, ठीक है। तो अगर बात किया जाए तो देख सकते हैं कि भारत संघ की जो कार्यपालिका है वो शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और बातें हो रही कि प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। दोस्तों यहाँ दोनों बातें जो है यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं ना तो एक ना तो दो, यहाँ पर दोनों में से कोई सही नहीं है, ठीक है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते अनुच्छेद 53 की बात की जाए तो इससे बताया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह उसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। दोस्तों आपके लिए अनुच्छेद 53 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और देख सकते हैं कि कैबिनेट सचिवालय जो प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के तहत होता है और सचिवालय का जो प्रशासनिक जो प्रमुख कैबिनेट सचिव जो कि सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होता है, ना कि प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है जो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 27 बताया गया है कि केंद्रीय जो कि सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन है कि भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे, ठीक है। और 2 में है कि केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सदस्यीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन जो कार्य करता है, ठीक है। तो आपको इनमें बताना है कौन सा सही है, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है, कि केंद्रीय सरकार के संदर्भ में बातें बताई गई, ठीक है। तो आप बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के आसीन ही सदस्य होंगे, ठीक है। और 2 में बताया गया है कि कैबिनेट जो केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सदस्यीय कार्य मंत्रालय के निर्देशानुसार कार्य करता है। दोस्तों यहाँ पर दोनों बातें बिल्कुल गलत बताई जा रही है, ठीक है, कोई भी सही नहीं है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते बातें और कि संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होते हैं, देख सकते हैं। और मंत्रीगण संसद के किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। और देख सकते हैं कि अनुच्छेद 75 के 5 के अनुसार नियुक्त मंत्री को किसी भी सदन का सदस्य न होने पर 6 माह के अंदर में किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, अन्यथा समय अवधि बीत जाने पर वह मंत्री नहीं रह सकता है, ठीक है। और केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है, ठीक है। और इसके प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव और जो कि सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है। तमाम बातें को आपको ध्यान रखनी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है, ठीक है। तो ऑप्शन है कि भारत के महानिवादी है, मंत्रिमंडल सचिव है, गृह सचिव है या वित्त सचिव या उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो बात है केंद्र सरकार उच्चतम जो नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है तो मंत्रिमंडल सचिव होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं केंद्र सरकार उच्चतम जो नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट का सचिव होता है। तो इसे आपको ध्यान रखनी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देख सकते हैं। तो किस संविधान संशोधन में हुआ था? तो ऑप्शन है कि 90वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन, या फिर 92वां संविधान संशोधन, या 93वां संविधान संशोधन। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 91वां संविधान संशोधन की बातें किया जाए तो इसके अंतर्गत में यह बातें की गई है कि लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या जो है 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि 91वें संविधान संशोधन 2000 अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 में खंड 1 के क में जोड़कर यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए इस नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक जो दस्तावेज जो भारत से संबंधित है। ठीक है, तो हरित पत्र है, श्वेत पत्र है, पीत पुस्तिका है, या फिर नीली पुस्तिका है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर ऑप्शन बी की बात की है, श्वेत पत्र जो भारत के आधिकारिक दस्तावेज संबंध है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए भारत सरकार के द्वारा अथवा किसी मंत्रालय के द्वारा किसी विषय पर विस्तृत एवं आधिकारिक विवरण श्वेत पत्र यानी व्हाइट पेपर के रूप में जारी किया जाता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित है। ठीक है, तो गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, टी कृष्णचारी, ठीक है, और बी सी राय। तो आप इसका आंसर बताने की प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बातें की गोपाल स्वामी अयंगर की बात की जाए तो देख सकते हैं कि जो मंत्रिमंडल का पुनर्गठन जो है इनकी रिपोर्ट पर आधारित है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि एन गोपाल स्वामी अयंगर ने वर्ष 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी में अनुशंसा की थी कि ब्यूरो ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर और ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, ब्यूरो ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड ब्यूरो ऑफ लेबर एंड सोशल सर्विसेज के रूप में आर्थिक और सामाजिक सेवाओं के लिए उत्तरदायित्व मंत्रालयों के एक नए समूह की स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है, तो आपको इस बात को ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा या मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य है। ठीक है, ऑप्शन देख सकते हैं कि मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना, मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता, या फिर मंत्रालयों में वित्तीय संसाधनों का आवंटन। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही है आपको यहाँ पर बातें बतानी है। तो देखिए दोस्तों, अगर ऑप्शन अगर ए की बात की जाए तो केवल यहाँ देख सकते हैं कि मंत्रिमंडल जो कि बैठकों के लिए कार्यसूची को तैयार करना, ये जो कि सचिवालय के कार्य है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि भारत सरकार यानी कि जो कार्य आवंटन नियम 1961 में मंत्रिमंडल सचिवालय के नियमों की प्रथम सूची में स्थान दिया गया। ठीक है, और देख सकते हैं कि इस सचिवालय को आवंटित किए गए विषय। ठीक है, देख सकते हैं कौन कौन सा विषय आवंटित है यहाँ पर बताई गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं कि मंत्रिमंडल तथा मंत्रिमंडलीय समिति को सचिवालय सेक्रेटरियल सहायता और कार्य नियम दो दिए गए। ठीक है, और उसके बाद देख सकते हैं कि मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडलीय समितियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सचिवीय सहायता में शामिल है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं बातें बताई गई है कि प्रधानमंत्री के आदेश पर जो मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित करना। ठीक है, और मंत्रिमंडलीय बैठकों के लिए कार्यसूची और वितरित करना, और कार्यसूची संबंधित दस्तावेज का जो वितरण और किए गए विचार विमर्श का रिकॉर्ड तैयार करना, और प्रधानमंत्री की अनुमति प्राप्त होने के बाद रिकॉर्ड का वितरण करना। ठीक है, और मंत्रिमंडल के द्वारा किए गए निर्णयों की कार्यान्वयन की निगरानी करना। दोस्तों तमाम बातें को आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं काउंसिल ऑफ द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन है। ठीक है, होता है। ठीक है, देख सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, या फिर यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के जो अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के पदेन जो अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, जबकि केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री इसके पदेन उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो तमाम बातें को आपको ध्यान रखनी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान कौन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन है गृह मंत्री है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का जो प्रधान कौन होता है, तो आप देख सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखनी है। और देख सकते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान या अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया था, ठीक है। देख सकते हैं 1951 में, 1952 में, 57 में या फिर 62 में। तो आप इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद जो है 1951 में सृजित किया गया था, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि स्वतंत्र भारत में प्रथम बार जो संसदीय सचिव का पद वर्ष 1951 में सृजित किया गया था, ठीक है। और संसदीय सचिव एवं एक उच्च रैंकिंग का सरकारी पद है, ठीक है। और संसदीय सचिवों की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। और संसदीय सचिव का जो प्रमुख कार्य कैबिनेट मंत्री एवं प्रधानमंत्री की सहायता करना होता है, ठीक है। तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखनी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, ठीक है। तो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह और इंदिरा गांधी। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री थे। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि जय जवान जय किसान का नारा भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री वर्ष 1964 से लेकर 66 तक के रहे थे लाल बहादुर शास्त्री ने भारत पाकिस्तान युद्ध के समय 65 में यह नारा को दिए थे, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 35 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक से ज़रूर कीजिएगा। और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ऑन कर लीजिएगा। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आपको तक पहुँच सके। तो दोस्तों, चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर एक नए टॉपिक के साथ हम आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।